बुद्धं शरणं गच्छामि। सर, यहाँ पे जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था आर्टिकल 340 का, उसके बारे में उस पर थोड़ा और ज्यादा डिटेल में आप बता पाएंगे? नहीं, आर्टिकल 340 में केवल यह प्रावधान किया गया है कि चूंकि शेड्यूल्ड बन चुकी थी, शेड्यूल अछूत जातियों की, जी। जिनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया था, शेड्यूल बन चुकी थी ट्राइबल कास्ट की, इसलिए उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में रखा गया था। तो पहचान हो चुकी थी कि वे जातियां कौन सी हैं, तो उनको तत्काल, चूंकि उनकी तो हालत इतनी बुरी थी कि वो मनुष्य ही नहीं थे। इस देश को सोने की चिड़िया और जाने क्या क्या, आर्यावर्तित जम्बू द्वीप भारत खंडे जाने क्या क्या था, और उसने अपने मनुष्यों की क्या, यहाँ के लोगों की क्या हैसियत रखी थी, ये दुनिया जानती। इसलिए उनको प्रावधान कर दिया गया कि जितनी उनकी आबादी है, और वह भी आबादी 1931 की जनगणना में गिनी जा चुकी थी, तो उनको उतना आरक्षण दे दिया गया। पिछड़ी जातियां जो सवर्ण नहीं है और इन दोनों शेड्यूल्ड में नहीं, वे जातियां कितनी है, कौन है, इसको लेकर के एक आयोग बनाया जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 340 है, और उसी अनुच्छेद 340 के आधार पर पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग काका लेकर बना और दूसरा मंडल कमीशन। तो ये अनुच्छेद में प्रावधान था जिसके आधार पर ये सब होता है। बिल्कुल। इस किताब को पढ़ने के दौरान सर मुझे ये भी एक एहसास हुआ कि जब भी आरक्षण का मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है या हाई कोर्ट पहुंचता है, तो वहां पर इसको वहीं रोक देने की कोशिश की जाती है कि इससे ये आगे ना बढ़ पाए। ये क्या आपने भी इस चीज को महसूस किया पढ़ने के दौरान? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि पूरा इतिहास अगर देखेंगे ना, न्याय की लड़ाई को हर दौर के अन्यायी लोगों ने रोका है। कबीर के खिलाफ कौन लोग थे, गौतम बुद्ध के खिलाफ कौन लोग खड़े थे, रैदास के खिलाफ किसने सब कुछ किया, पेरियार के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ, फूले के खिलाफ, सावित्री बाई के खिलाफ कौन लोग थे? उस दौर के दबंग लोग थे, जो अपर कास्ट अपर क्लास पुरुष हेजमनी वाले हिंदू थे। हर दौर में ऐसा हुआ है, न्याय की आवाजों को दबाया गया है। सामाजिक न्याय अपने शब्द में, अपने विचार में, अपनी जहनियत में न्याय का विचार है। सामाजिक न्याय का विचार का एक हिस्सा है मंडल कमीशन, यानी ओबीसी की राजनीति। सामाजिक न्याय का दूसरा हिस्सा है दलितों और आदिवासियों की राजनीति। सामाजिक न्याय का हिस्सा केवल जाति के नाम पर हक हुकूक देने की बात नहीं, आर्थिक सवाल का न्याय, लैंगिक न्याय, भाषिक न्याय, क्षेत्रगत न्याय, जितने भी तरह के अन्याय संभव है पहचान के आधार पर, उन सब अन्यायों के खिलाफ लड़कर न्याय दिलाने वाले विचार का नाम है सामाजिक न्याय। तो आरक्षण उसी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। जब जब इस दौर में, और आजाद भारत में ये ज्यादा हुआ, क्योंकि जिसका अवैध कब्जा होता है ना खेत पर, वो उस खेत को बांटना नहीं चाहता, वो अपना अवैध कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। इस देश के 15% लोगों का, इस देश के 95 से 98% सत्ता पर, संसाधनों पर, अवसरों पर, जगह जमीन पर, हक हुकूक पर कब्जा रहा है। सामाजिक न्याय उस कब्जे को हटा करके जिसके जितनी हिस्सेदारी, उसको न्याय देने की बात करता है। तो उसके विरोध में वो सारे हथकंडे अपनाएंगे जितना उनके पास है, जिसको उन्होंने रचा है इस देश के 85% लोगों को पीछे रखने के लिए। उसी में जुडिशरी है, उसी में मीडिया है, उसी में उनके इंटेलेक्चुअल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग कौन थे। और आज 2020 में 90% से 95% प्रोफेसर वही सवर्ण है, तो वो भी विरोध करते हैं, आज भी विरोध करते हैं। केवल आरक्षण, आरक्षण शब्द ले लीजिए, नाम ले लीजिए, सारा उनका लिबास उतर जाएगा प्रगतिशीलता का। तो केवल न्यायपालिका नहीं, सवर्ण वर्चस्व के अन्याय पर आधारित लोगों ने सामाजिक न्याय के विरोध में, आरक्षण के विरोध में न्यायपालिका, मीडिया, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों, सबका इस्तेमाल किया कि इस विचार की हत्या की जा सके। बिल्कुल। इस किताब को पढ़ने के दौरान इसमें कई जगह आंकड़े भी दिए हुए हैं। उन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि वो जो आंकड़े दिए गए हैं वो आरटीआई के माध्यम से दिए गए हैं, 2015 तक के वो आंकड़े हैं। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि ओबीसी तबका
या फिर एस सी एस टी ओबीसी भी, एस सी और एसटी भी इन आंकड़ों को देखने के बाद कुछ चिंतन मनन कुछ कर रहा है कि वो इसको कैसे बढ़ाए या कैसे अपने हक और अधिकारों के लिए जगह बनाए या लड़ाई? बिल्कुल ठीक बात है। अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति कमोबेश 90 के आसपास मजबूत होती है, जो पहले मजबूत थी, लेकिन आजादी के बाद 2-3 दशकों तक पिछड़े वर्ग की अपनी राजनीति, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन बहुत मध्यम पड़ गए थे। 90 के दौर में दक्षिण भारत में ऐसा नहीं रहा। दक्षिण भारत में वो हमेशा से मजबूत रही और उसका असर वहां के राज्यों की पूरी राजनीति पर दिखता है, जो पिछड़े वर्ग के नेतृत्व में चलती है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ कमजोर पड़ी। 90 का दौर आता है और उत्तर भारत में लोहिया के वारिस समाजवादी आंदोलन से निकले हुए तमाम पिछड़े वर्ग के नेता मुख्यधारा की राजनीति में आते हैं। माननीय कांशीराम की इसमें बड़ी भूमिका है, जो वाम सेफ यानी 85% बहुजन की बात करते हैं। इन सब के पहले चरण ने क्या किया कि पिछड़े वर्ग के भीतर एक आत्मविश्वास दिया कि आप भी जाति के नाम पर वंचित है, क्योंकि जब तक नहीं तो इनकी राजनीति नहीं पनप पाती। अगर पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय न हुआ होता तो पिछड़े वर्ग के राजनेता मुख्यधारा में आ ही नहीं पाते। यानी कि स्पेस था, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ था, उसकी आवाज को बुलंद करने वाले नेताओं ने उत्तर भारत की और पूरे देश की 1990 के बाद की राजनीति को बदल कर रख दिया। एक बात, वह दौर आत्मविश्वास लाने का दौर था। चारपाई पर नहीं बैठते देते थे ना हम लोग। आज मैं तो बार बार एक बात कहता हूं रजत, संविधान ने हमें बोलने का हक दिया, मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन ने आंख दिखाने का हक दिया। हमारी पीढ़ी के लोग ये बात बखूबी समझते हैं। संविधान ने बोलने का हक दिया। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को कितने समझ लोगों ने हक हुकूक दिया। थोड़ी बहुत कुछ जातियों के पास, पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों के पास जमीनें होंगी, जो खेती करते थे, खेतिहर काश्तकार मजदूर थे। अधिकांश पिछड़ी वर्ग की जातियां तो हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों में थी। 90 के बाद नव उदारवादी नीतियों के चलते ये सारे पेशे बर्बाद हो गए। नव उदारवादी नीतियों के चलते खेती बर्बाद होने लगी। तो अचानक से बदलाव जो राजनीति में आ रहा था ना, उसकी वजह आर्थिक भी है। और नई उदारवादी नीतियां, पूंजीवाद ने, निजीकरण ने पिछड़े वर्ग के हाथ से सारे रोजगार छीन लिए। और उस समय इन लोगों ने आत्मविश्वास देने का काम किया, समाजवादी नेताओं ने, बहुजन नेताओं ने। लेकिन उसका दूसरा चरण इंटरनेट के जमाने का आया, जब सूचनाएं लोगों तक जाने लगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंची। जिन घरों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए था, उन घरों में आज भी कब्जा रामचरितमानस, भागवत गीता ने जमाया रखा था, ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि गर्भ से कौन तुम हिंदू हो। हाँ, अभी भी है, बहुत बहुत बड़े तबके में है। और उनको समझाया जा सके कि गर्भ से कौन तुम हिंदू हो, हिंदू धर्म खतरे में है, मंदिर बनाने की लड़ाई लड़नी है, मुसलमान तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमेशा उनके खिलाफ जहर उगलते रहो और हिंदू बने रहो, पिछड़े न बने रहो। लेकिन जब आंकड़े आने लगते हैं, तो आंकड़े जब ये कहते हैं कि 2018 तक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं, तब ओबीसी को लगता था कि अगर हम भी हिंदू थे तो हम प्रोफेसर क्यों नहीं थे। एक भी जज, एक भी, मतलब कितने प्रतिशत जज हैं, कितने प्रतिशत ब्यूरोक्रेट है जो सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचे 90 के दशक तक, 2000 के दशक तक। जब ये आंकड़े आने लगते हैं, तब पिछड़े वर्ग के लोगों के भीतर एक चेतना पैदा होती है कि भाई जमीनें छिन गई, हमारे पुश्तैनी पेशे हमसे छीन लिए गए, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया, सरकारी संस्थानों को बेचा जाना शुरू हुआ उसी दौर में। तो बदलाव तो आ रहा है। 2020 में काफी बदलाव आया। एक बड़ा तबका 90 के बाद देश के विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचा और विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय के सवाल उठने लगे। जिन विश्वविद्यालयों को मां सरस्वती का पावन प्रांगण कहा जाता था, वहां बिरसा फुले अम्बेडकर के नारे लगने लगे। बदलाव आ रहा है, लेकिन मैं इस बदलाव से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर, अब जैसे जो सपा और बसपा की राजनीति में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए दो पार्टियां हैं, एक हुई थी तो ऐसा गलबहियां कर रही थी कि लोहिया अम्बेडकर भी एक होना चाह रहे थे, हम भी एक हो गए।
मुलायम कांशीराम भी एक होकर के कहे मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। लेकिन जैसे ही आपके नेताओं ने अलग स्टैंड लिया, मैं किसी नेता को सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूं यहाँ पे, वो नेता है, वो अपना नफा नुकसान देखते हैं, वो अपनी राजनीति देखते हैं। आप किसी भी एक पार्टी के 10 अच्छे तो 10 बुरे काम गिना सकते हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो। लेकिन जैसे ही उन दोनों के भीतर टकराहट हुई, दोनों तरफ से इतनी नफरत उगलने लगे लोग। यही तो आरएसएस चाहता है, वो सारे लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि नेताओं को थोड़ी देर छोड़ो, आओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर। और ऐसे आंकड़े जो रजत आप इसमें कह रहे हैं ना, हमने तो आरटीआई लगा करके कितने आंकड़े निकाले, आंकड़े आएंगे। इस देश की ओबीसी जमात को इस पर काम करना है, और नई पीढ़ी की ओबीसी जमात बहुत तेजी से यह खेल समझ रही है। बदलाव आ रहा है, हाँ अभी काम बहुत बचा है लेकिन बदलाव आ रहा है। मैं बहुत एहतराम के साथ कहता हूं कि इस देश का अगर भला होगा तो ये पूरा आधी आबादी जो पिछड़ा वर्ग है ना, जिस दिन ये जाग गया, जिस दिन ये समझ गया, जिस दिन उसके घर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर पहुंच गई, उस दिन ये देश बदल जाएगा। उस देश में बहुजन राज और सामाजिक न्याय होगा। आपने सर जिक्र किया एक जगह पर कि ये आर्थिक भी मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से और बाद में अभी के हालिया दौर में भी कई जाति या कई वर्ग के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस किताब में भी इस बात का जिक्र आता है। उस पर आप थोड़ा सा और डिटेल में आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, उसकी 2 अनुशंसाएं लागू होती हैं, उसी के बाद से हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद करना शुरू कर दिया गया, और जो जितने भी सरकारी उपक्रम थे उनको बेचा जाना शुरू कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद फिर आरक्षण के लिए मांग बढ़ती गई, वो चाहे जाट आरक्षण हो, वो चाहे गुर्जर आरक्षण हो, पटेल आरक्षण हो या मराठा आरक्षण बिल्कुल ठीक सवाल है रजत, और ये सबसे अहम सवाल है। मुझे खुशी है कि आपकी चिंताओं में ये शामिल है। अक्सर हाँ, सामाजिक न्याय की बहसों को केवल आरक्षण तक सीमित कर दिया जाता है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सामाजिक न्याय बहुत बड़ा विचार है, और जब ये लोग आरक्षण की बहस को केवल सामाजिक न्याय तक सीमित करते हैं, फिर वहां पे ये चूक जाते हैं सामाजिक न्याय की बहस को आरक्षण तक सीमित करने वाले लोग, कि 2 ही जगह तो आरक्षण लागू है आज भी, सरकारी स्कूलों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में। आज तो दोनों आपके हाथ से छीन लिए गए, सारे सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए गए, और नई शिक्षा नीति पूरे उच्च शिक्षा, सरकारी स्कूलों से लेकर के उच्च शिक्षा तक इस देश के बहुजनों के बच्चों के हाथ से शिक्षा पाने के अवसर को बर्बाद कर चुकी है। हम अभी सोए हुए हैं। नई शिक्षा नीति ने विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ खोले जाने के रास्ते खोल दिए। नई शिक्षा नीति ने ग्रेडेड ऑटोनॉमी लागू कर दी है। नई शिक्षा नीति ने इस ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए इन विश्वविद्यालयों को प्राइवेटाइज करने की बात कर दी है। अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कितने बहुजनों के बच्चे पढ़ते हैं? और ये सारा आर्थिक सवाल है, क्योंकि हम लोग 100-200 रुपए दे करके पीएचडी करने वाले लोग, घरों में पैसे नहीं होते बहुजनों के। आज जब ये आपके दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, जेएनयू, एएमयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू सब ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो इनकी फीस भी लाखों में होगी। किन घरों के बच्चे पढ़ेंगे? तो आपकी सरकारी नौकरी, सारे पीएसयूज बेच दिए गए और लगातार बेचा जा रहा है। और ये उसके द्वारा बेचा जा रहा है जिसने दावा किया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और वो अपने को पिछड़ा बताता है, चुनाव लड़ने जाता है तो, और पूरी खोजने का काम कर रहा है। ऐसा नेता क्या अन्य पिछड़े वर्ग का भला कर रहा है? और पिछड़े वर्ग के वे नुमाइंदे, वे बहुजन युवा जो इन चीजों की गिरफ्त में है, क्या वो ये नहीं देख रहे कि 2 ही जगह आरक्षण था? सरकारी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में दोनों तो बर्बाद हो गए। तो ये आर्थिक सवाल क्यों नहीं है? और सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, फिर आप किससे क्या लेंगे? कोई सामाजिक न्याय नहीं। और आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय के भीतर इंक्लूड है। अगर इस देश में पूंजीपतियों की 100 की लिस्ट बनाइए ना, तो वो बता देगी कि आर्थिक न्याय क्या होता है। ये कम्युनिस्ट वैचारिकी का एक झोल कि हम वर्ग संघर्ष करेंगे, लेकिन जाति संघर्ष को वर्ग संघर्ष के भीतर शामिल करेंगे। अरे इस देश के 99% गरीब
99% बहुजन है, सीधा सा सवाल है। तो सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है, ये सीधा सा मेरा स्पष्ट मानना है। सर, एक आखिरी में आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि आपका SC ST OBC के जो नए लोग आ रहे हैं, जो मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, जो जो युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या सजेशन देंगे जिसके माध्यम से हम आंकड़े भी जुटा पाए? क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि हम राजनेताओं की तरफ देखना जितना जल्दी बंद कर देंगे, उतना जल्दी हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। हमें अपने नहीं कुछ रजत, मुद्दे, जी आप सवाल पूरा करिए रजत। हमें अपने कुछ मुद्दे अपने हाथ में भी लेने पड़ेंगे और उनके लिए खुद संघर्ष करें, ना कि हम राजनेताओं की तरफ देखें, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो केवल वोट बैंक के हिसाब से रहती है। वो जहां उनको वोट ज्यादा मिल रहे होते हैं तो उस हिसाब से बात करेंगे। अगर उनको ज्यादा वोट मिलेंगे राम का और कृष्ण का मंदिर बनाने से, तो वो बनाएंगे। अब जो हाँ नई जो रजत पीढ़ी, आपकी, पूरी आप करें आप। कंटिन्यू। अब जो नई जो पीढ़ी आ रही है, वो उसके सामने वो एक ब्लैंक है। उसको करना तो बहुत कुछ है, चीजें समझ में भी आ रही हैं कि किस दिशा में जाना है, लेकिन कोई एक मार्गदर्शन देने वाला कोई भी मास लीडर या कोई सामाजिक संस्था ऐसी कोई निकल कर नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से आगे बढ़े? ठीक बात है। पहली बात तो आपकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। जी। हमें नेताओं को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जानते हैं समाज किसी भी दौर में 1/4 लोगों से भी कम लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो आंदोलन करते हैं, जो धरने प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, शामिल होते हैं। जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिला तो वो समझदारी बनी कि वो पूरे खेल को समझ सके कि राजनीति, समाज क्या क्या खेल होता है। उनमें से भी बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करके बदलाव की शुरुआत करते हैं। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के असर बहुत धीरे धीरे होते हैं, राजनीति के असर बहुत तेजी से होता है। इसलिए कई बार नेता जैसा होता है, समाज पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। नंबर 1 बात। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का असर भले धीरे धीरे होता है, लेकिन वो असर बहुत गहरा और वैचारिक तौर पर स्पष्ट होता है। नेताओं का असर इसलिए स्पष्ट नहीं होता क्योंकि नेता को वाकई कुर्सी चाहिए होती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों पर काम करें और नेताओं का कॉलर पकड़े रहें। उनको भी माफ न करें, उनको बर्दाश्त न करें, उनके हर गुनाह को चुप होकर के सहे नहीं, उनकी आंख में आंख डाल करके कहें कि यहां आप गलत है। ये साहस करना होगा। पार्टी का कैडर 10% भी नहीं होता समाज का, किसी भी समाज का, किसी भी तबके की वो पार्टी हो तो 90% लोग तो उस पार्टी के सिंपैथाइजर होते हैं। अगर 100 लोग वोटर है तो सिंपैथाइजर तो सच बोलेगा ना। कैडर की मजबूरी है क्योंकि उसने पार्टी में पद लिया हुआ है, उसे पार्टी से पैसा कमाना है, उसे पार्टी से पावर चाहिए। 90% कैडर को कुछ वाकई मिलता नहीं, एक आत्मविश्वास मिलता होगा, एक कुछ नीतियां अच्छी बन जाती हैं तो उन नीतियों का फायदा मिलता है समाज में। तो कैडर भले चापलूसी करे, लेकिन जो समाज है उसको सच बोलना चाहिए। दूसरी बात, समाज को बदलना चाहिए, क्योंकि समाज के भीतर से नेता पैदा होता है। अगर ये नेता समाज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि नेताओं को तो पता है भाई ओबीसी में इतनी 52% जातियां हैं, लेकिन ओबीसी की हर जाति का अलग अलग इंटरेस्ट है और हर जाति के भीतर यह समझा दिया गया है कि आपका हक तो इस ओबीसी जाति ने उठाया है, आपके हक का दुश्मन ये है। यादव, कुर्मी, कोयरी एक खेमे में हो गए, ये अपनी कमियां स्वीकार नहीं करेंगे। यादव, कुर्मी, कोयरी, ये 3 बड़ी जातियां उत्तर भारत की ओबीसी की, इन तीनों अपनी कमियों को स्वीकार करने में तैयार नहीं है। तीनों की जिम्मेदारी है कि अगर आप संख्या में ज्यादा हैं, अगर आपके पास जमीनें थी, अगर आप थोड़े भी मजबूत हैं अति पिछड़ी जातियों से, तो दिल बड़ा करिए, जहनियत बड़ी करिए और जहां गलती हुई पिछड़े वर्ग की एका बनाने में, उस गलती को सुधारिए और पीछे नीचे पड़ी छोटी जातियों को मिला करके एक करिए। किस पर एक करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर। तो हमारा सामाजिक न्याय क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसी तरह से शेड्यूल्ड
कास्ट में, जाटव नॉन जाटव, वाल्मीकि नॉन वाल्मीकि, शेड्यूल ट्राइब में मीणा नॉन मीणा, तमाम तरह की जातियों को। तो आरएसएस तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, और आरएसएस से ज्यादा हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस उसका उपयोग करता है। नई पीढ़ी के युवाओं को मैं एक सलाह दूंगा। देखो भाई, कई बार होता है ना कि हमने वो झेला ही नहीं कि हमारे हमारे हमें किसी भी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया और अपमानित किया। ये हमारे बाप दादाओं, हमारे पुरखों ने झेला था, अछूत होने की पीड़ा। गांव में लोग आज भी झेल रहे होंगे, जहां झेल रहे हैं वहां उनको पता है, झेल रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, हाथरस हमारे सामने है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये सब खत्म हो गया, मैं उस तबके को भी एड्रेस कर रहा हूं जो शायद इस तरह की चीजों को वैचारिक तौर पर नहीं समझ पा रहा है कि फूले मिटकर पेरियार का जमाना चला गया। आरक्षण से नौकरी पाते हैं और मंदिरों मस्जिदों माता पिता को याद करके और जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहते हैं कि परम प्रभु की कृपा से हमको नौकरी मिल गई। उस तबके को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जिम्मेदारी। मेरी उम्र के गांव में एक वह युवा जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो शायद आज मजदूरी कर रहा होगा। वह युवा जो शायद किसी जगह पे बेगारी कर रहा होगा, उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुजन चेतना की बात करे। अरे मैं हूं, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, तो मैं समझूं कि हमारे 30 साल के सामाजिक न्याय के पहले चरण में क्या गलतियां हुई, क्या अच्छाइयां हैं, और उसको नई जगह पे ले चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारी पीढ़ी के युवाओं को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि कैसे हम अपनी कमियों को बड़ा दिल करके स्वीकार करें, और तब एक डिबेट पर आइए कि नया भारत जो बनेगा ना, 85% बहुजन की एका का बनेगा। आइए गलतियों को स्वीकार करते हैं। पिछड़े तबके के लोग एक होते हैं, फिर वो लोग दलितों के साथ एक हो, आदिवासियों के साथ एक हो। हम 85% लोग लैंगिक न्याय का सवाल उठाएं, जेंडर जस्टिस का सवाल उठाएं। हम 85% लोग इकोनॉमिक जस्टिस का सवाल उठाएं, और हम 85% लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल उठाएं। ये है सामाजिक न्याय। लैंड रिफॉर्म का सवाल उठाएं। हम 85% लोग किसानों और मजदूरों का सवाल उठाएं, खेतिहर काश्तकारों का सवाल उठाएं, पुश्तैनी पेशे बर्बाद हो गए उनका सवाल उठाएं। हम सब लोग नए भारत के निर्माण में इस तरह से आगे बढ़ेंगे। घर घर गुलामगिरी, जाति का विनाश, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेरियार, अंबेडकर, फूले, लोहिया, कांशीराम, इनकी जरूरत है। यही मेरा संदेश है। नेता तो समाज से पैदा होता है, समाज बदल जाएगा तो नए नेता पैदा करेगा, पुरानों को बदलने पर मजबूर करेगा। ध्यान से समझिए इस बात। अगर हमारा समाज तैयार, एक कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का समाज अगर दलित और पिछड़ा एकजुट होने को तैयार होता और कहता कि हम दोनों एक हैं, तो क्या किसी अखिलेश यादव या किन्हीं बहन मायावती जी ने, अखिलेश यादव जी और मायावती जी के पास ये क्या चांस होगा क्या कि आप दोनों आपस में लड़ जाइए? नहीं होगा। लेकिन अगर समाज में दूरी बनी रहेगी तो नेताओं में दूरियां और बनेंगी, नेता तो और उन दूरियों का उपयोग करेगा, उसे तो कुर्सी चाहिए। तो नेता बदलने पर मजबूर होगा अगर समाज बदले। अगर हमारा समाज नहीं बदला है, हम जातियों के नाम पर बटे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग दलितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई, आप एकदम आग बबूला हो गए। उन नेताओं को बचाने में जिनकी 10 अच्छाइयां तो 10 बुराइयां भी हैं। हम तो हर नेता की बात करते हैं, लेकिन हमारे नायक फूले मिटकर पेरियार है। तो हम नए नेता पैदा कर लेंगे। और आपके सवाल से यहां मैं सहमत होकर के अपनी बात खत्म कर सकता हूं। समाज जिस दिन 85% एक हो जाएगा ना, वो अपने आप नया नेता पैदा कर लेगा। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई नेता हमारे पास नहीं है। हम सब नेता हैं, हम सब के पास फूले मिटकर पेरियार का विचार है। नेता तो समाज से पैदा होता है ना। ये सारे लोग भी तो पहले नेता नहीं थे। तो समाज और सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन पर काम करें, राजनीति का गिरेबान पकड़े रहें, ताकि हमारे विचार के साथ कोई धोखा न दे सके, हमारे विचार का कोई नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे विचार, और ये आपसे मेरी दूसरी बार जो बात हो रही है उसमें पहली बात में भी और आज की बात में भी आपने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया, ज्यादा बल दिया, क्योंकि वहीं से पूरे राजनीति को भी बदला जा सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुझे बात करके। धन्यवाद। शुक्रिया रजत, आपके सवाल भी बहुत अच्छे थे। धन्यवाद। धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। मंडल कमीशन की रिपोर्ट से जुड़े कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी है, अपने विचार रखे हैं। आशा करता हूं कि ये पूरा इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में किसी बुद्धिजीवी के साथ या किसी किताब का रिव्यू करते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।